बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मेरे साथ हैं सलमान आबिद साहब और खालिद क़य्यूम साहब। आप मुझे देख के हैरान होंगे। राना इसार राना साहब को इस्लामाबाद में बुला लिया गया है, को प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी मीटिंग है, तो इसलिए आज ये बोझ है मेरे नाजुक कंधों पे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको राना साहब की कमी महसूस ना हो। मैं शुरू करता हूँ। सलमान साहब, ये क्या हो रहा है? तेज़ी से सियासी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी पेचीदा है। बज़ाहिर तो अगर आप मीडिया को देखें तो आपको लगता है कि जैसे हुकूमत जो है ना बस अब गई और अब गई। लेकिन सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदल रही है कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि 2 तारीख तक ये सारी खबरें इसी तरह चलती रहेंगी। लेकिन जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, चौधरी परवेज़ को वज़ीर-ए-आला नामज़द करके पंजाब में, उससे सूरत हाल थोड़ी सी बदली है। अब ये वो सूरत हाल नहीं है जो परवेज़ को वज़ीर-ए-आला नामज़द करने से पहले की थी। अब इस वक्त जो है वो एक बड़ा कार्ड जो है वो MKM का है, और MKM के बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे सिंध वालों के साथ उनके तमाम तर मामलात तय हो चुके हैं। और कल रात की भी आपने भी सुनी, मैंने भी, खालिद साहब ने भी, कि शायद सारे मामलात जो है वो उनको हतमी शक्ल दे दी गई और तहरीरी तौर पर चीज़ें सामने आ रही। लेकिन कुछ खबरें अभी भी ऐसी हैं कि कोई चीज़ अभी हतमी नहीं है। एक हतमी राउंड जो है वो होगा, उसके बाद फिर हुकूमत के लोग भी मिले हैं और प्राइम मिनिस्टर का एक पैगाम भी पहुँचाया गया है। तो अब देखते हैं कि MKM क्या हतमी फैसला करती है, उसके बाद कुछ सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जिन पे बड़ा तकिया था अपोजिशन जमातों का कि वो जो बागी अरकान की मदद से मामला आगे चलेगा, मुझे लगता है कि अब उसमें वो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल सारा ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, अब 4 लोगों के बारे में कहा जा रहा है। इस पर तफसील से बात करते हैं। ये सिर्फ एपिटाइजर था कि हम प्रोग्राम को शुरू में करते हैं ताकि पता चले क्या चल रहा है। जी जी। खालिद साहब का तजिया हमसे हमेशा मुख्तलिफ होता है और ये इनकी रीच है, रिपोर्टर रहे हैं, लेकिन इनका जो तजिया और इनकी जो इन्फॉर्मेशन हमसे मुख्तलिफ होती है। तो मेरा अपना प्रोग्राम से पहले मेरा आज डालेंगे क्या है, आज भी थोड़ा सा मुख्तलिफ ही आपको लगेगा कि जो पिछले शफीक साहब आप देख रहे हैं कि 2-3 रोज से जो सरप्राइज जो हैं वो गैर मुतवक्किल तौर पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी 3 अप्रैल को जो है वो फाइनल अदम इत्मीनान पर वोटिंग है, और जिस तरह हर लम्हे ये देखिए कि ये तो हर कोई भी मूव आप देखें, माजी के अंदर भी देखें, तो इस तरह के जो हैं वो पार्टियां अपने कार्ड जो हैं वो खेलती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी इस तरह की असाब शिकन जंग जो है वो मैंने आज तक जो है अपने 30 साल कैरियर में मैं नहीं देखी। वरना पहले तो हम देखते रहे जब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आई थी, तो आपको याद है कि पूरी नून लीग की पार्लियामानी पार्टी जो है वो उठकर जो है दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी, और सिर्फ 29 जो MPs है सिर्फ वो रह गए थे। और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आप देखें, कोई इतना बड़ा जो है वो इतनी सियासी असाब शिकन जंग हमने मैंने रात 12 बजे अपना मोबाइल जो वो ऑफ किया। मैंने कहा अब जो चीज़ें आने से आएगी। सुबह 4 बजे उठा तो वो सूरत हाल बदली। बहरहाल देखते हैं कि ये तो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अब देखते हैं अखबारात ने ना तमाम इशूज कैसे लिया है, तो अखबारात पर एक रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वज़रा धमकिया में इस खत के मदरजा सामने ले आए। आलमी साजिश में नवाज शरीफ के भी मुलविस होने के सबूत हैं। वज़रा की खत चीफ जस्टिस के सामने लाने की पेशकश को आज के तमाम अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर हाईलाइट किया है। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, धमकिया में इस खत में नवाज शरीफ मुलविस, लंदन में इसराइली और दीगर सिफारतकार से मिले, चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं वफाकी वज़रा। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। अदम एतमाद के रोज PTI का कोई रुकन असम्बली नहीं जाएगा। धमकिया में इस खत चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने को तैयार हैं वजीर आजम इमरान खान। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोजनामा दुनिया ने सुर्खी के तौर पर लिया। धमकिया में इसका चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं, नवाज शरीफ मरकजी किरदार हैं वफाकी हुकूमत। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर डिस्प्ले किया। BAP ने राब्ते शुरू कर दिए, हुकूमती अरकान असम्बली इजलास में ना जाएं, खारजा पॉलिसी के बायस खत शेयर नहीं कर सकते वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा एक्सप्रेस ने इस तरह पेश किया, चीफ जस्टिस को मरासला दिखाने के लिए तैयार, धमकिया में इस खत का मरकजी किरदार नवाज शरीफ हुकूमत। वजीर आजम के बयान को रोजनामा नई बात ने जैली हरूफ में शाया किया। अदम एतमाद वोटिंग के दिन पार्टी अरकान असम्बली ना आए वरना 63 लागू, वजीर आजम इमरान खान। सदारती रेफरेंस की समात को रोजनामा खबरें ने सुर्खी के तौर पर लिया। आर्टिकल 63 में सबूत की जरूरत नहीं, पार्टी सरबराह नाअहली का डिक्लेरेशन देगा सुप्रीम कोर्ट। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी है, PM स्टॉप्स PTI MNAs from attending no trust session।
द नेशन की लीड स्टोरी है। परवेज मोनिस मीट पीएम, डिस्कसेस स्ट्रेटजी टू डिफीट नो ट्रस्ट मोशन। डॉन अखबार की मेन स्टोरी, इलाही बिगैन्स क्वेस्ट टू ऑक्यूपाई सीएम ऑफिस, सेज पीएम। द न्यूज की हेडलाइन स्टोरी है, गवर्नमेंट सेज रेडी टू शो लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। पीएम ऑफर्स टू शो सीक्रेट लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब देखते हैं कि राउंड डाउन आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने उसमें क्या क्या है। उसमें सर फहरिस्त है कि प्राइम मिनिस्टर ने पीटीआई के अरकान असेंबली को असेंबली जाने से रोक दिया है। ज़ाहिर है उनके पास ये राइट है, अगर वो जाएंगे तो उन पर आर्टिकल 63 अप्लाई होगा और वो उसके आगे जो डेफिनेशन है कि वो डी सीट हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना है वो भी मैटर करेगा। दूसरा है कि कल अपना फवाद चौधरी साहब ने और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो धमकिया मेज़ खत है इस प्राइम मिनिस्टर ने जो जलसे में कहा था कि उन्हें धमकी मिली है, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसको हम चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। नो डाउट कि चीफ जस्टिस साहब जो है बहुत मुतबर अपना आदमी है और वो अपना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो इसको अपना सिक्योरिटी एजेंसी को दिखा चुके हैं और ये चीफ जस्टिस को दिखाना चाहते हैं कि वो देख लें और ख़ुद जज करें। ये अच्छी मूव है कि एक जो इंडिपेंडेंट जिसकी हैसियत है उसको दिखा रहे हैं ताकि वो भी अपना उनको भी इल्म में आ सके। फिर है कि ये है कि 63A में सबूत की सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, जो एक पिटिशन चल रही है कि 63A में सबूत की ज़रूरत नहीं, पार्टी सरबराह का नाली का डिक्लेरेशन ही काफ़ी होगा। तो ये भी मेरे ख्याल है जो स्विच करने की सोच रहे हैं या फ्लोर क्रॉसिंग की सोच रहे हैं उनको भी ये जेल में रखना चाहिए। फिर पटेल आई साहब की बात करें तो जब उनसे पूछा गया कि आप अपना ये क्यों पीडीएम से इस तरफ आ गए, अपोजिशन से इस तरफ आ गए, तो उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ग्रुप को पसंद नहीं था और उसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो वीटो पावर उनके भाई के पास है वो इनडिसाइसिव थे, जिस वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा। ज़ाहिर है सियासत में जो है फैसले की अहमियत, फैसले की टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और वो उन्होंने फैसला लिया। अब फिर नुमाइयों का दायरा है कि सियासी डोर को उलझने से बचाया जाए। ज़ाहिर है जो कोई हजान खजी चल रही है उसमें मीडिया जो किरदार है, जो पॉजिटिव किरदार है, वो ये कहते हैं रास्ते ऐसे ढूंढें कि इससे निकलें और ताकि मुल्क भी आगे चले और जमहूरियत को कोई नुकसान ना पहुँचे। जब फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून का मैं तलत मसूद साहब कालम पाकिस्तान पोलिटिकल शो डाउन, ये भी उन्होंने जो ये चल रहा है इस पर उन्होंने लिखा है। ज़रा जो भी दर्दमंद सहाफ़ी हैं, जो अखबारात हैं, वो जो सिचुएशन देखते हैं उस पर वो अपना उनका कंसर्न होता है और उन्होंने इस पर लिखा है। फिर ट्विटर टॉप ट्रेंड है पीटीआई गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें अब हम आपको दिखाते रहते हैं एक सेगमेंट है हमारा सियासतदानों की कलाबाजियाँ, यानी उसमें सियासतदान कल क्या कहते हैं और आज क्या है, तो ये भी एक सेगमेंट है। और मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पीटीआई अरकान असेंबली जो है वो नहीं जाएंगे हाउस में और अगर गए तो आर्टिकल 63 लागू होगा, तो इसके बारे में बताएं कि क्या उनको ये मजाज है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है या पार्टी जो है पार्लिमानी पार्टी, वो ये फैसला कर सकती है, इसमें तो कोई फैसला नहीं है। लेकिन अब ये जो तरीके अदम तमाद है ये तो बुनियादी तौर पे मुत्तहिदा अपोजिशन ने पेश की है ना। अब 172 लोगों को लेके जाना ये उनकी जिम्मेदारी है और वो वहाँ जाके ये शो करें कि देखिए 172 लोग हम ले आए और प्राइम मिनिस्टर अब एतमाद का वोट खो चुके हैं। तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब अपोजिशन की है कि वो 172 लोगों को लाए। हुकूमत की कोशिश ये है कि वहाँ 172 लोग ना जाएं। अब उन्होंने अपनी पार्टी के तनाजुर में एक फैसला किया कि हमारे अरकान असेंबली जो है उस दिन वहाँ नहीं जाएंगे, मासिवाय 1 या 2 लोग जो टोकन के तौर पर जाएंगे और कोई बातचीत होगी तो वो करेंगे। ये पार्टी का फैसला है, किसी ने इस पर कोई ऐसी कानूनी कदगन नहीं है कि जी ये वो प्राइम मिनिस्टर कर नहीं सकते। और साथ ये भी कह दिया कि जो लोग वहाँ जाएंगे वो पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे और जब फैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके ऊपर 63A लागू होगा। और ये याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब है उसमें आप पार्टी फैसले और पार्टी सरबराह के फैसले से इनराफ नहीं कर सकते, ये कानून यही कहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक फैसला ये किया है। अब सिर्फ देखना ही है कि पार्टी के अंदर तो कोई इख्तलाफ नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जो बागी अरकान है उनका मामला सामने आया था। तो अब देखना है कि उसके ऊपर कितने लोग आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ खबरें ये हैं कि आज उनमें से कुछ लोग जो हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनको जब खत लिखा गया, शोकाज नोटिस दिया गया,
उनमें से बेशतर लोगों ने ये खत में जवाब दिया कि हम तो बदस्तूर पीटीआई के कारकुन हैं और पीटीआई के साथ वाबस्ता है और हमारी तो कोई पार्टी हमने छोड़ी नहीं है और जब फैसला आएगा तो फिर हम वो भी फैसला कर लेंगे। तो ये देखना होगा कि कितने लोग वहां जाते हैं और अगर जाते हैं तो फिर उस सूरत में ये भी एक जो इंपॉर्टेंट है शफीक साहब के स्पीकर की रोलिंग जो है वो क्या आती है, क्योंकि एक ये भी सवाल इसमें है ना 63A की जब तशरीह कानून से मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपना क्या वो ऐसी रोलिंग दे सकते हैं कि इनके वोट काउंट होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कहा हम वो तो स्पीकर उन्हीं की राय प्रिवेल करेगी। उन्होंने कहा हम स्पीकर के मामलात में या उनके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा, स्पीकर की ये रोल सलमान साहब, ये जो सारी आपने बात कही है और प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, बाकी वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं और आइन भी क्लियर है, तो क्या पोजीशन कोई नजर नहीं आ रहा फिर भी वो मुसर है कि हमने इनको लेके जाना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने सारी जिंदगी यही बातें की हैं कि जनाब ये लोटा क्रेसी और ये फला। अब जब मौका आया तो इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाने की जो पॉलिटिक्स है वो तो समझ आती है, वो उनका हक है इत्तेहादी जमातों का कि वो हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन में चले जाए, लेकिन उनका जो बड़ा बेस था वो ये बागी लोग थे जो कल राना सनाउल्लाह साहब भी कहते थे कि 35 से 40 लोग हैं जो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो कोई भी फर्द अगली दफा आपकी पार्टियों के अंदर से 20-30 लोग तोड़े, पैसे लगाए और इस वज़ीर आज़म को घर भेज दे, ये तो फिर आप एक रवायत डाल देंगे ना, एक आदत पड़ जाएगी कि जनाब जिसके पास अरबों रुपए हैं वो आए और वो रूलिंग पार्टी के अंदर जो कदगन उसमें लगाएं, डकैती करें, वहां से बंदों को तोड़ें, बंदों को तोड़ के आप प्राइम मिनिस्टर को जो है ना एक मुश्किल सूरत से दो चार करके बाहर निकाल दें। सो मेरा ख्याल ये है कि ये एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना है कि ये आता भी है मुकम्मल या नहीं आता, लेकिन काफी डाउन हो गया है मामला, यानी जो बागी अरकान का जो मामला है वो काफी डाउन हुआ है और उनके ऊपर भी एक तलवार जो है ना वो लटक गई है कि अगर हमने वाकई ऐसा कुछ किया तो कहीं ये बाद में जाके हमारे ऊपर जो है 5 साल की नाअहली, 10 साल की नाअहली, ताहयात नाअहली, एक सेशन की नाअहली, ये सब चीज़ें उनके जहन में है। तो मुझे लगता है अब फैसला बुनियादी तौर पे इत्तेहादी जमातों की कोर्ट में है। एक बात तो ये है। दूसरी मैं आपको बताऊं, वो जो बाप पार्टी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 4 लोगों ने जो है हुकूमत की मुखालफत का ऐलान कर दिया है, उसमें से भी एक की तो कल सुना है कि बातचीत मामलात हुकूमत के साथ तय हो चुके हैं। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये फैसला तो कर लेंगी जिसके साथ भी जाएंगी, लेकिन इनके अंदर से भी जो है ना काफी ग्रुपिंग हमें नजर आ रही है कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। तो खालिद साहब, आप एक रिपोर्टर हैं और आपके जो तजिया होता है वो एक इंफॉर्मेशन बेस होता है, तो ये जो आपको भी पता है और जो बागी उनको भी पता है कि ये इन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी, तो आपका क्या ख्याल में ये रिस्क लेंगे? देखिए शफीक साहब के जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस पर जो असमात जो है वो शुरू हुई है, उस वक्त से ये जो बागी अरकान असम्बली हैं वो खामोशी जो है वहाँ पर हमें उस कैंप में नज़र आ रही है और अपोजिशन और हुकूमती दोनों अतराफ से अब जो असल हमें सियासी जंग नज़र आ रही है वो इत्तेहादियों में नज़र आ रही है। और जिस तरह काफ लीग ने जो है जब हुकूमत की हमायत का फैसला किया, वज़ीर आज़म पर इत्मीनान का इजहार किया, तो ये अपोजिशन के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा एक धचका था। और अब भी जो है अपोजिशन देखिए कि जो MQM के पास एक तरफ अपोजिशन का वफ्द जो है वो मुलाकात कर रहा होता है, वो निकल कर जाते हैं, तो साथ ही हुकूमती वफ्द जो है अब वो भी वहाँ पहुँच जाता है। और फिर इसी तरह जो है दूसरे जो आज़ाद अरकान हैं उनके पास भी जो है वो हुकूमती वफ्द भी जा रहे हैं, अपोजिशन के वफूद भी जा रहे हैं। और इस तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये जो 2-3 रोज़ हैं इसमें जो ज़्यादा फोकस हमें नज़र आता है दोनों इत्तेहादी हुकूमती कैंप का भी और अपोजिशन के कैंप का भी, ये इत्तेहादी जमातों में जोड़ तोड़ जो है वो नज़र अब तो यहाँ तक हो रहा है कि जो इत्तेहाद हैं इत्तेहादी जमातें उनके अंदर जो है वो डिवीजन, जिस तरह देखे बाप पार्टी के अंदर जो है एक वाज़े डिवीजन नज़र आई। और इसी तरह जो है काफ लीग के जो तारक बशीर चीमा उन्होंने इख्तलाफ किया और तारक बशीर चीमा के बारे में चीज़ें अभी वाज़े नहीं। और देखिए उनका चौधरी बरादरान के साथ 18 साल का नहीं, चौधरी ज़हूर लाई मरहूम के दौर से जो है वो तारक बशीर चीमा का जो है वो तल्लक है खानदान के साथ। आपका एक रिपोर्टर है, आपका रब्ता रहता है इन सब से, जा रहे हम उन्हीं में घूमते फिरते हैं, वो हमारी कोई ना कोई सियासी एफिलेशन है, हमसे वो खुल कर दिल की बात कर लेते हैं। जो आपकी बात हुई इनसे इत्तेहादियों से या अपना जो टर्न कोड कह लें या जो स्विच करना चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इत्तेहादी हैं
आज जिस तरह की इस वक्त असाब शिकन जो जंग है, सियासी जंग है, वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो चल रही है, उसमें इत्तेहादी और दूसरा तीसरा अदारे जो हैं वो बज़ाहिर न्यूट्रल नज़र आते हैं। तो इस सूरत हाल में इत्तेहादियों को भी एक बड़ी एक जो है सियासत के अंदर बज़ाहिर वो बड़ी छोटी जमातें हैं और कई जमातें जो हैं वो तो उनका तो एक एक रुकन कौमी असम्बली है, लेकिन वो जमातें अब ज़्यादा जो स्पेस है, अपने कद से भी ज़्यादा जो स्पेस है अब वो हासिल करना चाहती है। और इसी वजह से एक तरफ से जो है कुछ पेशकश होती है तो दूसरी तरफ से उससे बड़ी पेशकश हो जाती मेरा है। सवाल था कि ज़ाहिर है आपके जो ये जो डिफेक्ट कर रहे हैं या जो टर्न कोड बन रहे हैं या अपना वफादारी तब्दील कर, उनसे भी रब्त, जब ये सारी चीज़ें उनके भी सामने हैं, आपके वो तो क्या कहते हैं? शीशा मेरे ग्रुप से भी बड़े पास तो ताल्लुकात शेख हैं। साहब, मेरे पास तो ये भी इतलात हैं कि अब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं अब वो फरमाते हैं, कल वो एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि हम ऊपर भी कामयाबी हासिल करेंगे, पंजाब में भी कामयाबी हासिल करेंगे। तो मुझे किसी ने पूछा ये कैसे कामयाबी हासिल करेंगे? मैंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के अंदर नून लीग के जो अरकान कौमी असम्बली हैं मेरी इतला के मुताबिक उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे नोटिस में है कि कुछ अरकान को जो आगे बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मेयर की पेशकश जो है मेरे साथ वो मुनस इलाही के जरिए की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कंवल शोजब साहब से बात करते हैं। कंवल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मैं शफीक वाल बोल रहा हूँ। राना साहब नहीं, वो इस्लामाबाद, उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया तो आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ये बताइएगा इस्लाम क्या सूरत हाल है? प्राइम मिनिस्टर ने जी सबको खत लिख दिया है कि जो उनकी पार्टी के अरकान हैं वो असम्बली ना जाए, अगर जाएंगे तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी। तो क्या चल रहा है, क्या इस्लामाबाद में चल रहा है? चलो अच्छा, वो दोबारा मिला रहे हैं। अगला हमारा मौजू है कि चीफ जस्टिस को खत, इस पर अपना धमकी में खत है, उस पर वज़रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा कि हम चीफ जस्टिस को खत दिखा सकते हैं। इस खत की क्या अहमियत है? और ये पहली बात तो ये है शफीक साहब, ये खत उस तरह का खत नहीं है जिसको जलसा गाह में उस तरह से लहरा दिया जाए। और जिस तरह से अपोजिशन ने कहा कि ये झूठ का परंदा है, एक आर्टिफिशियल खत है, मसनूई खत है, पैदा किया गया है, सियासी स्टंट है। देखिए अगर ये सियासी स्टंट होता तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा, उस दिन उन्होंने जलसे में भी कहा कि ये हमने मिलिट्री लीडरशिप के साथ पूरा खत जो है वो मुकम्मल तौर पे शेयर किया। अच्छा कंवल साहब, आपसे मेरा आपसे सवाल था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने खत लिख दिया सब तमाम पार्लियामेंटेरियन को कि आप ना जाएं और नहीं तो डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी, तो क्या हालात हैं इस्लामाबाद के, क्या देखते हैं आप, आपकी तैयारी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप पहले जो बात कर रहे थे वो कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो मैं उधर से ही स्टार्ट करती हूँ। देखिए डिफेक्शन क्लॉज के बारे में तो ये रूल्स का हिस्सा है कि आपके जो पार्टी के चेयरमैन है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, और अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फिर कोई बाईपास करता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज फिर लागू हो जाता है। बाकी उसकी इंटरप्रिटेशन अभी फर्दर सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ होगी। ये जो हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस हो रही हैं जमीरों की मंडियां लगने की, और साल से होती हैं, और अनफॉर्चुनेट ये कि इन्हीं दो पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपस में और 18th अमेंडमेंट में ये चीजें तय की थी कि इस तरह से ये जो घोड़ा गधा सेल है ये नहीं होगी, और इस तरीके से क्या कहते हैं जमीरों की मंडियां नहीं लगेंगी। लेकिन अब नो कॉन्फिडेंस में अगर आप क्या कहते हैं हुकूमती पार्टी के लोगों को तोड़ें तो वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन या उसकी रूह है उसके बिल्कुल मुनाफी है। जहां तक आपने कहा कि जी इस्लामाबाद का माहौल कैसा है, इस्लामाबाद का माहौल हमेशा ही आपको पता है एक पुरफजा मकाम है तो अच्छा ही होता है। नहीं, सियासी माहौल काफी प्रोपेगेंडा है। नहीं आप ही जो आप कह रहे हैं, देखें टेंशन तो एक है, एक स्ट्रेस का तो टाइम है, बट हम कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह ताला। ये चैलेंजेस पाकिस्तानी जो एक पुरानी रिवायती सियासत है उसका तो हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर आए। और इसकी आपको एक मैं खुले नज़ीर या एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बिलावल से जब सवाल होता है तो वो घबराहट का शिकार नजर आता है और आगे से कहता है कि जी हमने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए हैं वजीर आजम इमरान खान साहब की पार्टी ने, जिसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ईवीएम या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हम उसको अंडू करेंगे, हम सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को वापस करेंगे। हम अगर हमें मौका मिल गया या अगर हम आ गए, हमने शबो खून मार लिया, तो हम इनकी जो ओवरसीज की वोटिंग के राइट्स हैं वो खत्म कर देंगे, हम नैब खत्म कर देंगे। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें
कि किस किस्म की जो फोकस में क्या चीजें हैं और क्या इनको खौफ है कि जो रिवायती सियासत और रिवायती तरीका कार है इलेक्शनों का, जिसमें धांधली का रोना सब रोते हैं, और वही चलाना है, उसी तरीके से ही चलाना है और उसी तरीके से क्योंकि ये इलेक्ट होकर आ सकते हैं। अगर आवाम की हकीकी राय के मुताबिक इनको मौका मिला तो शायद आवाम इन्हें रिजेक्ट करती है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स में कुछ और नजर आ रहा होता है। तो शोर सारे मचाते हैं धांधली का, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट कोई भी करना नहीं चाहता। जिसने किया है उसका नाम है इमरान खान, और उसी के खिलाफ ये सारी जमातें इकट्ठी अच्छा हैं। कमल साहब, इत्तेहादियों के बारे में काफ़ी इतलात आ रही हैं, जो ये सडन मीडिया हाउस और कुछ मीडिया ब्रिगेड के लोग अपना बातें कर रहे हैं, तो उस हवाले से, इत्तेहादियों के हवाले से बताएं कि उनकी सियासत कहाँ खड़ी है, वो इंटैक्ट हैं आपके साथ? देखिए जी, मैं अभी तो आई कैन होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद अच्छी की है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर जिक्र करूंगी कि जो खत का आप जिक्र कर रहे थे, या एक डॉक्यूमेंट है क्लासिफाइड मुरासला जो वसूल हुआ, जिसका जिक्र वजीर आजम साहब ने जलसे में भी किया और लिख के किया, कोई नपी तुली बातचीत की, बिटवीन द लाइंस की, कोई ओपन नहीं खेला, और हमें भी इजाजत नहीं है ओपन खेलने की, क्योंकि मुल्क की मफाद में वो हमारे हक में नहीं आता। और कल ऑफर भी की है असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, कि पाकिस्तान के बड़े जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी सीट एक बहुत मोतबर सीट काउंट होती है। तो जिन लोगों को, जिन मीडिया हाउसेस ने आपने कहा कि वो कुछ पार्टियों के माउथपीस बन चुके हुए हैं, और उनकी सियासी जोड़ तोड़ में भी उनके चंद नामवर सहाफी भी वहां मौजूद पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखें उनकी पर्सनल मीटिंग्स में बैठे होते हैं, और फिर शाम को आके खुद को सहाफी कह के और एक न्यूट्रल होने का जो है वो सहाफत का एक दावा भी करते हैं, और फिर उन पे तनकीद की जाए तो उन्हें इस बात पे गुस्सा भी बहुत चढ़ता है। तो ये एक नए नए तरीकेकार है पाकिस्तान में। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इस खत से रिलेटेड जो बातचीत सामने आ रही है इस वक्त, पाकिस्तान ये जो आप गेम देख रहे हैं, ये सारी कठपुतली तमाशा चल रहा है। इनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं। जो बिलावल कहता है ना, तुम तो एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें कोई और हिला रहा है, ये एग्जैक्टली इस वक्त इन सारों के ऊपर फिट होता है, क्योंकि जिस किस्म का पैसा चल रहा है, जिस तरीके से ईगरली ये काम हो रहा है, और जिस तरह ये नो कॉन्फिडेंस का जिक्र करके वो मुरासला भेजा गया था, जब तक नो कॉन्फिडेंस जो है वो फाइल नहीं हुई थी, और बड़ी संगीन जो धमकियां दी गई हैं, और इस वक्त पहली दफा हो रहा है कि आपके उस वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई जा रही है। रिवायत के खिलाफ हमेशा लाई जाती है करप्शन के चार्जेस पे, इस दफा लाई जा रही है ईमानदारी के चार्जेस पे। अच्छा कमल साहब, आपने खत की बात की है, तो यार एक बहुत बड़ी साजिश प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक्सपोज किया है। हमने देखा कि भुट्टो को भी फांसी दी गई, फिर उस ज़ियाउल्लाह का तैयारा फ़ज़ा में फट गया, उनके साथ काफ़ी लोग जहाँ बक हो गए, फिर बीबी शहीद हो गई। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी आज तक किसी ने इसको एक्सपोज नहीं किया, गाय बगाए बातें करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक्सपोज करके ये बताया है कि ऐसे मौके पे ये जो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन फिर वही राग लाप रही है। और वो इतनी बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है ना, ये किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है, तो अपोजिशन क्यों वही पुराना राग लाप रही है? देखिए, इससे पहले भी एक इवेंट हुआ था, लियाकत अली खान साहब को जिस तरीके से कत्ल किया गया था, वो भी ज़हन में रखिएगा। और क्यों नहीं सामने लाए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब 14 सालों से ये हुकूमत एंजॉय करे पीपल्स पार्टी वाले। रिसेंट सबसे लास्ट तो बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल है, और खुद हुकूमत में होके, एक मुल्क का प्रेसिडेंट होके, और अगर उसके ऊपर भी इन्होंने सारे मामलात के ऊपर मिट्टी डाल दी, और जिनको वो कातिल कहती थी उनको अपने साथ बिठा लिया, और उसके बाद से कोई इंक्वायरियां, कभी कोई चीज नहीं हुई, तो आप फिर अब समझ लें कि मुकमका की सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत, और जो NRO दिए गए थे, वो इन सारी चीजों की कड़ियां वहां से जाके मिलती हैं। 10 साल इन्होंने सुकून से अपनी टर्म्स पूरी की। आपने ये राग सारी जगह सुना कि जी कुछ भी हो, वर्स्ट फॉर्म भी हो, लेकिन हमेशा जमहूरियत अच्छी होती है, टर्म्स पूरी होनी चाहिए। अभी इस वक्त आपको बिल्कुल डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। इस वक्त आपने बाज़गाह सुनी नेशनल हुकूमत, इस वक्त आपने जुबान सुनी शहबाज शरीफ की कि माइनस PTI, माइनस इमरान खान, इनको 2 करोड़ जिस पार्टी ने पूरे पाकिस्तान से वोट किया, जिसके खिलाफ ये सारी पार्टियां, पूरे हर सूबे में एक पार्टी एक तरफ होती PTI, और सारे उसके खिलाफ लड़ते हैं, उसको कहते हैं सियासत से माइनस करके हम किसके कंधों पे चढ़ के हम आ जाएं और आके हम यहाँ पर अपनी मर्जी की बना लें हुकूमत। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अवाम कहाँ स्टैंड करी है। 22 करोड़ अवाम का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, इलेक्शन का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है। और आप जो एक पहले मेरे से आने से पहले जो आप बात कर रहे थे कि पंजाब में हुकूमत जो है वो जरदारी साहब कहते हैं हम बनाएंगे, जमहूरियत के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा पड़ नहीं सकता।
6 सीटें उनकी वहां पर एमपीएस की हैं और 1 उनकी रिजर्व सीट है। 7 सीटों के साथ पंजाब में वो कहते हैं हम डिसाइड करेंगे और हम बताएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 67% की आबादी के सूबे का जो डिसीजन है वो गारंटर वो शख्स बन रहा है जिसकी टोटल वहां पे 7 सीटें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक, और वो कह रहे हैं कि जी मैं जो डिसाइड करूंगा वो होगा। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि किस लेवल से कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कहाँ से मैनिपुलेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनली जो है वो डोरें हिलाई जा रही हैं, रिजीम चेंज की बात हो रही है और कहाँ कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं। और यहाँ मैं ये बताना लाजमी समझती हूँ कि आपकी आजाद खारजा पॉलिसी का जिक्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, ये बात वजीर आजम ने भी फरमाई, ये बात आपको असद उमर साहब ने भी कही कि आजाद खारजा पॉलिसी की सजा के तौर पे ये धमकियां दी जा रही हैं कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुआ और अगर इमरान खान साहब को नहीं हटाया गया तो बहुत शदीद किस्म की जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान साहब, ये जो उन्होंने सारा एनालिसिस दिया है, फिर ख़त के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस को बताने को तैयार हूँ, तो ये जो आलमी साजिशें पहले भी होती रही हैं, लियाकत अली खान थे, भुट्टो थे, बेनज़ीर थी, ज़ियाउल-हक, ये तो आलमी साजिशें थी, इसका अपोजिशन को ये नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये बात बहुत सादा नहीं है और ये बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर ये महज ख़त होता ना और इसकी हैसियत एक सियासी खेल की होती तो फिर ना तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इदारों के साथ या फौजी क़यादत के साथ शेयर होती, और ना कल असद उमर साहब आके पब्लिकली ये कहते कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो जो है ना इसको चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार। देखिए, मैंने और हमने पहले भी बात की थी कि पिछले 2-3 माह से इसहाक डार साहब और हुसैन नवाज साहब लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ सफ़ीरों के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंगें करवा रहे थे। अब वो मीटिंगें किस मकसद के लिए हो रही थी, उसका ताना बाना वो जाके अब हमें नज़र आ रहा है। एक बात, अब सवाल ये है कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक तरीका ये है कि हुकूमत सिक्योरिटी इदारों से कहे कि वो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और फिर हमें रिपोर्ट दे। एक तरीका ये है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस को दिखाएं और वो कोई कमीशन बनाने की बात करें, या जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ जाकर इसको पहले डिस्कस किया जाए। यानी इसको इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, मसला हुकूमत का नहीं है, ये तो मसला है रियासत पाकिस्तान का, कि रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करे और थ्रेट करे कि अगर हुकूमत ना गई, प्राइम मिनिस्टर ना गया तो इसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस होंगी। तो ये बात इतनी सादा नहीं है जितने हमारे यहाँ अपोजिशन ने इसको बनाकर पेश किया है। एक बात, और अपोजिशन जो है इसको चाहेगी नहीं कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट हो। लेकिन ना बात यह है, अगर हम मेमो गेट के बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं तो हमारे सिक्योरिटी इदारे अलर्ट होते हैं ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब इसकी सेहत जो है, बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि ये इसकी सेहत कैसी है, दुरुस्त है या गलत है, ठीक है, प्रोपेगेंडा है या इसमें शवाहिद है। इसको इन्वेस्टिगेट करें। जो लोग भी इसके इंटरनल और एक्सटर्नल किरदार है उनको सामने आना चाहिए, ताकि पता चले कि ये जो हुकूमत गिराने का खेल था इसके ताने बाने कहाँ बने हैं। और ये कमल शोजब ने भी कहा, आपने भी उस दिन कहा, मैंने भी, खालिद ने भी कहा कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के अंदर रिविजिटिंग हो रही है, ये बहुत से बड़ी ताकतों के पेट में मरोड़ उठ रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। क्यों पाकिस्तान ये कहता है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद उसका तय करेंगे, तो फिर उसकी एक प्राइस तो आपको किसी ना किसी शक्ल में बाहर से देनी पड़ रही है ना, जो हमें नजर आ रहा है। शाहबाज कुरैशी साहब ने कहा कि एक बड़े मुल्क से पैगाम आया था कि रूस का दौरा ना करें। यानी अब ये देखें कि माजी में जैसे कंवल साहब ने कहा कि चार वाक़यात में हो चुके, लियाकत अली खान, ज़ियाउल-हक, भुट्टो साहब और अपना बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन क्या ये वक्त आ गया कि हम एक्सपोज करेंगे कौन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है? पहले 4 वाक़यात पे हम मुकम्मल खामोश थे, हमारा मीडिया, हमारे इंटेलेक्चुअल, कोई दबाव था, क्या था? क्या वक्त आ गया हम एक्सपोज करने के हमारे साथ क्या हो रहा है? देखिए कि ये जो धमकी अमेज़ ख़त है लिखा गया है बाहर से, इस ख़त के भी जो ताने बाने हैं वो जो है उसी मुल्क की तरफ जाते हुए हमें नज़र आते हैं जिनकी तरफ से रूस का दौरा करने से रोकने की कोशिश की गई। और ये उसी तरह जिस तरह मेमो गेट, उसी तरह ये लेटर गेट जो है इसको कहा जा रहा है कि इसके किरदार जो हैं अब वही लगते हैं, कुछ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं इसमें और कुछ हमारे अपने लोकल जो किरदार हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का आला कार। सर कैसे मजाज हैं आपके?
वालेकुम सलाम जी जी खैरियत। ये जिक्र ये चल रहा है कि जो खत प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था कि ये धमकी दी गई है, शाह कुरैशी साहब ने कहा कि हमें पैगाम आया था कि रूस का दौरा ना करें। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि 4 सानियात हो चुके हैं हमारे मुल्क में, लियाकत अली खान साहब, ज़ियाउल हक साहब, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो क्या ये अब ये हुकूमत ने ये तय कर ली, वक्त आ गया हम एक्सपोज करें कि आलमी जो कुव्वतें हैं हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रही हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टेप था ये ठीक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साजिशें तो होती हैं और होती भी रहेंगी, और इसके जो जो मुज़मिरात हैं वो बिल्कुल जो आप बता रहे हैं उसी तरह के निकलते हैं। लेकिन जो जरूरत होती है वो ये है कि इसको पब्लिक में इन चीज़ों को डिस्कस न किया जाए, इससे आपके मामला बिगड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि आप डिप्लोमेटिकली इसको बेहतर लैंग्वेज में भी कह सकते थे। आप कह सकते थे कि ये एक सीरियस इशू है, अभी तक हमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट नहीं की, जब रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर उस वक्त देखा जाएगा, हम फैसला कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप कहें कि जी एक सेंसिटिव इशू है, हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी हम उसके मुताबिक कर लेंगे। तो उन चीजों को इस तरह हैंडल करना, जहां वेस्टर्न कंट्रीज में जिन वैल्यूज को समझा जाता है आप उन्हीं के तहत उनसे बात करें, जिस तरह डेमोक्रेसी। तो ये थोड़ा सा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत होती है, और उसके लिए हम यूजुअली इन चीजों को बाहर ले आते हैं, और उसके रिएक्शंस फिर जो है वो एक्सेसिव रिएक्शन आपको दूसरी साइड से मिलता है। साजिशें इसलिए भी होती हैं कि पाकिस्तान घिरा हुआ है दुश्मनों में, और जब आपको इंटरनल एक डिसयूनिटी नजर आए, इंतशार नजर आए, तो मैं समझता हूं कि वो जो बाहर के दुश्मन है वो साल से मुंतजर होते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल बने और इस मुल्क का नुकसान किया जाए, चुनाचे वो फौरन उस अपॉर्चुनिटी पे कैश करते हैं, और वो उनको आलाकार मिल भी जाते हैं आपके मुल्क में। हमारे मुल्क में वैसे भी लोगों की, मैं समझता हूँ, बहुत सारी सियासत में आने की वजह भी शायद ये होती है कि वो अपने आप को कैश करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। फिर पाकिस्तान की सियासत में ये भी बड़ा दुख है कि हमारे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो बाहर जाके वहां बैठ के साल वहां से सियासत करते हैं इस मुल्क की। ये बदकिस्मत है मुल्क इस लिहाज से। कभी दुनिया में हमने नहीं देखा, सुना ही नहीं किसी का बिल्कुल कि उनका कोई टॉप क्लास लीडर जो है वो बैठ के बाहर से सियासत कर रहा हो, मुल्क को चलाने की कोई, और वहां पे एक पागलों का टोला उस मुल्क में मौजूद हो जो उसको फिर भी वो पोजीशन दे, सर पे बिठा के उसकी हर बात पे यूं जैसे कोई पैगंबर किसी को देता है कामात। तो यहाँ बदकिस्मती कि हमारी सियासत इंतहाई गंदी, गलीज, और उसकी वजह से अभी आप देख ही लीजिए कि जो इन दिनों में हो रहा है। बिल्कुल। इनमें तो जनरल साहब, जनरल साहब आपने सियासत की बात की है, तो ये जो खत का इशू, ये थ्रेड का इशू है, माजी की 4 मिसालें मैंने दी हैं, ये तो हमारा कौमी मामला है, इसमें तो सियासत नहीं, इसमें तो अपोजिशन को और हुकूमत को इकट्ठा होना चाहिए था। तो ये आप इसको यूं ले लें कि अगर अपोजिशन के कुछ सरकर्दा लोग इसमें मुलव्वस हैं तो हुकूमत जो है वो तो गिर जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनको आप कहें कि जी अभी आप तहकीक करें तो इस लेटर को गोल कर जाएंगे, इसकी तहकीक सारी कहीं। चुनाचे ये जरूरत इस वक्त ये थी कि ये हुकूमत इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाके वहां पे इसका तजिया करके इसका पूरा मुजमरात और कैरेक्टर ये ऑफिशियली पब्लिक के सामने लेके आते कि एक इंक्वायरी की शक्ल, एक आप कह लीजिए कि उसको एक दस्तावेज की शक्ल में रखते ताकि उसको बाद में कोई डिनाई ना कर सके। यहाँ तो साजिशी तबका इस तरह का है कि आज इस हुकूमत को थ्रेट है, ये बिल्कुल सिंसियरली उसकी करेंगे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर ये चले जाते हैं तो अगलों ने उसको खत्म कर जाना है, वो कभी भी इसकी हकीकत आपके सामने नहीं आने देंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें आज कर लेनी चाहिए। जनरल साहब, इसके प्रोब के लिए कोई जुडिशियल कमीशन बन जाना चाहिए, इससे पता हो कि कौन कहाँ से खत आया था, क्या इसके हमें कौन थ्रेट कर रहा था, और कि जुडिशियल कमीशन को आप सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जुडिशियल कमीशन बन जाए और वो भी बड़ा इन्हीं के टेन्योर में वो मुकम्मल कर देता अगर अपनी तहकीकात,
तो वो बड़ा बेहतर होता है, क्योंकि बाद में शवाहिद जो है वो उमूमन दाएं बाएं कर दिए जाते हैं। तो इवन जुडिशल कमीशन भी काम करेगा तभी जब फॉरेन ऑफिस में वो चीजें मौजूद होंगी और वो इनको मुहैया करेंगे, नहीं होंगी तो वो भी बेचारे रुक जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनको जल्दी इस पे चेक करनी चाहिए थी हमारी हुकूमत को कि इस पूरे किस्से को मुकम्मल तौर पे तहकीक करके एक मुस्तनद डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये सामने ले आते, फिर वो अगली हुकूमत भी आके अगर कोई और आ जाते हैं तो वो उसका कुछ ना कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। खालिद साहब आप बात कर रहे थे मैं असल में ये बात करना चाह रहा था कि देखिए ये जो सलमान साहब धमकी अमेज़ जो ख़त लिखा गया है, ये जो अदम इत्माद की तहरीक है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसी तरह जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह माजी में जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 89 में जब तहरीक अदम इत्माद पेश की गई थी तो उस वक्त ये रिकॉर्ड पर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये कह चुकी हैं कि इसामा बिन लादन का जो पैसा है वो मेरे खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक में इस्तेमाल हुआ है। और इस ख़त पर मैं समझता हूँ कि हर मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तानी है शफीक साहब, उसको तशवीश है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस पर जिस तरह का आप जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे वो होना चाहिए। और इसमें कल जो वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि इस सारी जो साजिश है या ये जो धमकी अमेज़ ख़त है इसके जो मरकजी किरदार हैं वो लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब की जो है वहाँ पर जो मुलाकातें हुई हैं कुछ ऐसे नापसंदीदा पाकिस्तान के हवाले से जो ममालिक हैं उनके सफारतकारों की मुलाकातें हुई हैं और हत्ता के हमदुल्ला जो हैं वो जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे जो पाकिस्तान मुखालिफ थे वहाँ पर अफगानिस्तान के, उनके साथ उनकी मुलाकातें जो हैं रिकॉर्ड पर हैं, तस्वीरें शाया हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा ये अपना शफीक साहब ये बताएं, ये ख़त है, हमें नहीं पता ये कितना दुरुस्त और कितना गलत है, इसको कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं मीडिया को देख रहा था, माशाल्लाह इन्वेस्टिगेट भी कर लिया उन्होंने, फैसला भी सुना दिया, लहरा भी दिया और फिर बाज़ जर्नलिस्टों ने ये भी दावा कर दिया कि ख़त हमारे पास भी है। ये जो हमें मीडिया के अंदर एक पूरा पॉलिटिकल एडवेंचर नज़र आता है, वो खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं। कल रात भी मैं एक टीवी टॉक शो में था तो मेरी वजाहत मसूद साहब से इस पर बहस होगी। मैंने कहा भाई आपको कैसे पता कि ये ख़त गलत है, आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया है? तो मैंने कहा मैं तो नहीं कह रहा कि दुरुस्त है या गलत है, मैं तो कह रहा हूँ इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो ये जो हमारा मीडिया है इस वक्त, और आप चैनल लगाएं मुख्तलिफ तो फिर आपको एक मुख्तलिफ कहानी नजर आती है, ये सारा खेल क्या हो रहा है? देखिए जो मीडिया, जैसे आपने मीडिया ब्रिगेड का नाम दिया था, इसका अपना ही खेल है, इसकी अपनी हुकूमत है, अपनी पार्लियामेंट है, अपनी जुडिशरी है, अपनी पुलिस है, अपनी एग्जीक्यूशन है, अपने जज है और अपने प्रोसिक्यूटर है। वो खुद ही रात को फैसला करते हैं या सोने से पहले कि हमने हमारा आज का एजेंडा ये है। तो जिसका जो काम है उसे कर रहे थे, ये आपका काम नहीं है। ठीक है। और इस खत के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक्सपोज किया और दुनिया को बताया है, लेकिन जिस दिन लियाकत अली खान कत्ल हुए थे उस दिन ये खत आना चाहिए था। जिस दिन ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ था उस दिन ये खत आना चाहिए था। जिस दिन भुट्टो को फांसी दी गई थी उस दिन ये खत बाहर आना चाहिए था। और जिस दिन ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी उस दिन ये खत बाहर आना चाहिए था। ये तमाम इसके जो करैक्टर हैं, जरदारी साहब हो गए, दूसरे लोग हो गए, उस वक्त लियाकत अली खान साहब की उसकी मुस्लिम लीग हो गई, फिर ज़ियाउल हक का तैयारा हो गया, भुट्टो की फांसी, उस वक्त ये बातें करते थे शायरा कलमों में कि ये आलमी साजिश है, लेकिन किसी ने उसको एक्सपोज नहीं किया। और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को, उन्होंने एक्सपोज किया, बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि उनका अंजाम देख लिया ना आपने, जो जिन 4 का मैंने नाम लिया है, लेकिन इन्होंने अपने अंजाम की परवाह नहीं की, अपनी कौम को बताया कि खड़े हो जाओ, ये हो रही है हमारे मुल्क खिलाफ साजिश। और जनरल साहब ने कहा था अपोजिशन को इकट्ठे होने चाहिए। अपोजिशन देखें, ये मामला मेरा आपका और उसका नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी का नहीं है, किसी पार्लियामेंट का नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। और पहले 4 वाक़यात जो मैंने कहा, अगर उस वक्त ये खत लिखे दिए जाते, एक्सपोज कर दिए जाते, तो आज हमें ये चीज़ न देखनी पड़ती। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ सियासत है, धंधा है धंधा, लेकिन गंदा, सब सियासत कर रहे हैं। एक सवाल अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं खालिद क़य्यूम से पूछ लूँ, क्योंकि वो रिपोर्टर है, इनकी बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रिप है। हमारे यहाँ रिपोर्टर खबर तलाश करता था और ख़बर को इन्वेस्टिगेट करता था, फिर खबर लाता था। ये खालिद साहब, ये जो डेस्क पे बैठ के खबर बनाई जाती है, टेबल स्टोरी की जाती है, और इसकी बेसिस के ऊपर एक हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है, ये क्या एजेंडा है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब जो रिपोर्टर है ना,
बदकिस्मती से हमारे रिपोर्टर ने भी लेग वर्क करना आज छोड़ दिया है। और उसमें ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि जो प्रिंट का रिपोर्टर है उसने तो जाना ही छोड़ दिया है, और उसने जाना छोड़ दिया है, लोगों ने उनको बुलाना छोड़ दिया है। इस वक्त ये सूरत हाल है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं ठीक समझता हूं कि आपने अब भी चंद एक जो हैं वो हमें रिपोर्टर्स नजर आते हैं कि जो लेग वर्क करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो भी हम जो खालिद साहब से कहते हैं, हम दोनों कॉलम लिखते हैं, खालिद साहब कहते हैं हमें खबर दिए थी। अच्छा, वो खबर भी- ये भी नहीं वो भी देते। ठीक अच्छा, समझ- अब टाइम का हमारा अगला मौजूद हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये जो पार्टी जो हेड है वो डिक्लेयर कर देगा तो वो बंदा वो डिसीट हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर है ये आगे चलेंगे, फैसला बाद में आता है। तो आप क्या देखते हैं कि एक चीज़ रिटर्न ऑन द वॉल है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, फिर भी अपोजिशन और कुछ हमारे जो मीडिया ब्रिगेड की बात की है वो अपनी तावीलें दे रहे हैं, अपनी अदालतें लगाए हुए हैं, अपने कानून आइन की तशरीह कर रहे हैं। देखिए, एक वो जो कहते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक, अच्छा मिसाल के तौर पे अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत के कुछ लोग जाके तरीक़त में तमाद में अपोजिशन का साथ देते हैं तो ये ज़मीर जाग गया होगा। और अगर कल अपोजिशन के कुछ लोग मिस हो गए तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये सारा शोर मचाएंगे। धांधली होगी। देखिए, बात ये है कि एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इन पे डिफेक्शन क्लॉज तो लगनी है। लगनी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है कि ये इसकी मुद्दत कितनी है और ये कब लागू होती है। एक बात तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मुझे अंदाज़ा नहीं है और मुझे यकीन भी नहीं है कि शायद ये कोई फैसला ऐसा आ सकेगा। ये सारा मामला पार्लियामेंट में जाएगा, एक बात, और ये सारा मामला स्पीकर के पास ही जाएगा कि स्पीकर की जो रूलिंग है वही मैटर करेगी, वही हतमी चीज़ होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पार्टी सरबराह का तरफ से जो लेटर जाना है और स्पीकर को, वो काफ़ी हद तक जो है ना अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। सिद्दीक साहब कानूनदान अजहर साहब कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? शफीक हाँ अवान जी, साहब। शफीक अवान बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि जो 63A है इस पे पार्टी जो सदर उसका डिक्लेरेशन लागू हो जाएगा, तो इस बारे में मैं करें एनलाइटन करें कि क्या 63A क्या अगर अप्लाई हुआ क्या होगा और किन पे होगा? देखिए, आर्टिकल 63A बहुत क्लियर है। आपको पता है, आप लोगों को तो शफीक अवान साहब पता है, थांगा मांगा की सियासत से लेकर बेनजीर साहबा की हुकूमत गिराने तक वो सारा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ब्राइबरी है, ये एक कैंसर है और इस मामले को रोकना चाहिए। अल्टीमेटली आर्टिकल 63A जब पहले डाला गया तो उसमें डिफेक्शन की इजाजत थी, आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद आर्टिकल 63A बदला गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन सकता है। बात समझिएगा, जो कह रहे हैं इख्तलाफ करना, इख्तलाफ की इजाजत ही नहीं दी गई। फिर मामला गया 18वीं तरमीम के जरिए। 18वीं तरमीम में आकर आपने बाकायदा आर्टिकल 63A की शक्ल दे रही है और इसमें जो पार्टी का सदर है वो सब बिल्कुल शार सफेद जो मर्जी करे। अब चूंकि डिफेक्शन हो चुकी है, कई लोगों ने कहा कि हमने टिकटें ले ली हैं, अब ये चीजें सारी रिकॉर्ड पे आ गई, फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी चीजें आ चुकी हैं। इमरान खान साहब बतौर पार्टी लीडर डायरेक्शन दे चुके हैं, किसी ने असेंबली के अंदर नहीं जाना। जो बंदा भी असेंबली के अंदर जाएगा डिफेक्शन नहीं शुरू हो जाएगी। मैं पहले आपको बता दूं, तो उसके बाद की बात है डिस्क्वालिफिकेशन होना या नहीं होना। डिफेक्शन नहीं हो गई, स्पीकर रूलिंग देके उनको रोक सकता है। और अच्छा, अदर साहब हमारे वक्त कम है। कल मैं बाबर अवान साहब की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को रोल प्ले कर रहा है कि वो कह के जो नायली है वो चंद दिन की होगी, चंद हफ्तों की होगी। उसके बारे में बताएं कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो क्या कर सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास नाहली की मुद्दत तय करने का, ये जैसे आर्टिकल 62(1) के अंदर नाहली की कोई मुद्दत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमानत में खयानत है, आप सच्चे नहीं हैं, आप सादक और अमीन नहीं है, तो ये ताहियात नाहली होगी। यहाँ भी वोट अमानत है, जहाँ नाहली जो मैं देख रहा हूँ 5 साल से लेकर, हो सकता है 5 साल हो और हो सकता है ये ताहियात नाहली की तरफ जाए। और इलेक्शन बॉल सारी अब देखिए, जेल में रख लीजिएगा, बॉल अब फिलहाल फॉर द टाइमिंग इलेक्शन कमीशन के पास है। आज समात होनी है, आज काम खत्म नहीं होना और मामला चले जाएगा पीर तक, और उसके बाद बैठकर ये चीजें तय होंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो बात है, मामला सारा स्पीकर के पास मौजूद है और स्पीकर को ये इख्तियार है कि किसका वोट डालना है, किसका वोट नहीं डालना, वो वोट रिजेक्ट कर देता है। वो रूलिंग किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। कई जजमेंट मौजूद है, लेटेस्ट यूसुफ गिलानी के केस के अंदर जजमेंट मौजूद है। तो अब वो मां सिवाय एक कोलिशन पार्टनर। बिल्कुल, ऐसा हमारे वक्त कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया इस पे। बड़ी सी बात उन्होंने की कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो ही हतमी होगी और उसी की बुनियाद के ऊपर ये फैसला होगा कि ये लोग जो है ना, इनका जो अव्वल तो ये वोट कास्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, दूसरा ये कि इनका वोट अगर कास्ट हो भी जाता है तो क्या ये काउंट होगा भी या नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि स्पीकर ही फैसला कर सकेगा। अच्छा, खालिद साहब, अब इस अगले मौजू पे आते हैं कि
आपका जो फेवरेट मौजू है पंजाब, अब इसमें परवेज अली साहब ने कहा कि वो, क्योंकि अब देखे ना कि वो वीटो पावर, उन्होंने कहा कि मरियम साहबा, मरियम का ग्रुप है वो मुझे पसंद नहीं करता था कि 5-10 लोगों के क्यों हम अपना बनाए छीन। अब वो उनके जो जयद रहनुमा फरमा रहे हैं कि अलीम खान को हम बना देंगे, तो अलीम खान के साथ क्या कुछ 100 बंदे हैं? ये तो खुला तजाद है ना। फिर ये देखें कि ये अगर वीटो पावर नवाज शरीफ के पास है, अगर सब कुछ वीटो नवाज शरीफ ने करना है, तो फिर अपोजिशन जरदारी साहब और ये शहबाज शरीफ साहब ये सारा मिला वो क्यों वो ले गए थे? तो जो कहा है अपना परवेज अली साहब ने कि इन्होंने टाइमली मुझे नहीं बताया, और सियासत में पता है फैसला होता है, ये टाइमिंग होती है फैसले की। अब वो टाइम में फैसला कर लिया आपने ठीक, नहीं तो ट्रेन निकल जाती है। अच्छा, तो अगर ये वीटो पावर ही करनी थी, वीटो पावर नहीं डिसाइड करना, तो सारा ये मेला सजाने की जरूरत क्या थी? देखिए, पहले तो मैं आपका जो स्पीकर के हवाले से आप बात कर रहे हैं वो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि देखिए कि सारे अमल में शफीक साहब सबसे बड़ा जो रोल है वो स्पीकर का है। और ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं, शोकत नोटिस दिए जा रहे हैं, फिर अब वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो अरकान असम्बली को ख़त लिखा गया है, ये दरअसल जो बागी अरकान है उनका रेफरेंस जो है वो तैयार हो रहा है, और ये स्पीकर का अख्तियार है इस वक्त। ये मैं आपको बताऊं कि स्पीकर जो है इस वक्त वफाक के अंदर भी, कौमी असम्बली में भी PTI के हैं, और पंजाब में भी जो है वो हुकूमती पार्टी के हैं। वो मेरा ख्याल है कि वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, फौरी इलेक्शन कमीशन को जो है वो भेज देंगे, और इससे भी जो है अपोजिशन के अंदर जो एक बड़ा खौफ नजर आ रहा है। साहब परवेज अली के वाले से बताएं, वो कह रहे हैं कि भाई वीटो पावर उनके पास है, और अगर वीटो पावर सब कुछ करना तो फिर ये क्या मेला से जाने की जरूरत है? बात ये है फिर अब ये जो पार्टी का सदर का ओहदा है कि तो ख़त्म कर दिया जाए, इसकी अहमियत क्या है? और ये सिर्फ इन्होंने चौधरी परवेज अली साहब ने दुख का इजहार नहीं किया, बल्कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा, और नवाज शरीफ साहब ने लेट कर दिया सारा मामला, जिसकी वजह से सारा मामला ही ख़राब हो गया। अब ये जो मरियम ग्रुप है और जो नवाज शरीफ ग्रुप है, ये शहबाज शरीफ ग्रुप को या शहबाज शरीफ को किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं देना चाहते, और इनको पपेट बना के रखना चाहते हैं। फैसले लंदन से ही होंगे। तो अगर ये लंदन मुस्लिम लीग नून ने फैसले करने हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो पूरी महाजराई चल रही है उसका फिर फायदा क्या कल के? बल्कि जरदारी साहब ने कल इंडिकेशन दी है कि जनाब फिर ये लंदन मुस्लिम लीग हमें बता भी दे कि क्या ये वाकई तहरीक में तमाद में संजीदा भी है या नहीं संजीदा। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हमारा तो माहिदा हो गया था। भाई कब माहिदा हुआ, किसने किया, कोई इसकी बात? जरदारी साहब कहते हैं मुझे तो कोई से इंडिकेशन नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वीटो पावर वाली बात परवेज अली साहब ने की है, बिल्कुल ठीक की है कि फैसला अगर आपने पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नहीं देना और सारे फैसले लंदन से करने, जैसे अल्ताफ हुसैन का मसला था, वो लंदन से फैसले करता था, और यहाँ बैठी हुई बेचारी पाकिस्तान के अंदर MKM थी, वो बिल्कुल मफलूज थी। तो उसका नतीजा यही होगा जो अभी हमने देखा। ये 2 साल अच्छा, ये सलमान साहब ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिर अगर फैसले बाहर से नहीं होगा। हाल साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और मेरा ये आपसे सवाल है, जो नवायद का इदारा है कि सियासी डोर को उलझनों से बचाया जाए। अब जो भी दर्दमंद सहाफ़ी हैं, जो अखबार न्यूट्रल हैं, वो यही कह रहे हैं, तो आप क्या इस पर तबसरा करते हैं? देखिए, इससे शफीक साहब सिर्फ सहाफ़ी ही नहीं बल्कि हर मुहिब वतन शहरी जो है वो इस गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है इससे परेशान है, और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस वक्त हो रहा है वो हमारी मेशत को हो रहा है, हमारी इकानमी को हो रहा है, जो पहले ही बहुत वीक थी। और आप देखें आपके जो डॉलर के मुकाबले में रुपये की जो कीमत है वो कहाँ तक चली गई है। तो इसके बराह रास्त जो इस सारी गैर यकीनी की सूरत हाल है, इससे आम शहरी जो है वो मुतासर हो रहा है, और जल्द अज जल्द इस जो सियासी गैर यकीनी की कैफियत है इससे सलमान साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कॉलम है पाकिस्तान पॉलिटिकल शोडाउन, और फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी है PTI गवर्नमेंट। तो ये जो अपना तलत मसूद साहब का कॉलम है, इस पर आप क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या तबसरा आपका इस पर? बिल्कुल बात बड़ी बुनियादी सी है जो बात अभी ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का सियासी बुरहान है, इसमें हमारी सियासी क़यादत ने अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा ना किया तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी स्टेक में लगेगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लगेगी। और ये जो सियासी तमाशा लगा हुआ है, इससे मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान बदनामी मोल ले रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर आपने सियासत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करनी है तो मैंडेट का एहतराम करें, कंटिन्यूएशन को इंश्योर करें, और ये जो एक दूसरे की लातें खींचने वाला जो अमल है इसको उससे गुरेज करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचर का मुतमिल नहीं हो सकता। प्रोग्राम बहुत खत्म हो गया,
आज पता नहीं मेरा तजुर्बा कैसा लगा आपको। बड़ा अच्छा तजर्बा, और उसका फायदा ये है छोटे छोटे सवाल आपने किए और हमें खबरें देने का मौका मिल जो अब दोनों ने सीखा मैंने वही इसमें मैंने एक कर दिया। बहरहाल नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।